वेलकम बैक गाइस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की क्लास में। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट लॉ क्या था? अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन स्टेज इन दैट रेस्ट एंड मोशन और मोशन until and unless applied by an external net force। ठीक है, जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो वैसी की वैसी रहेगी बॉडी। सिंपल एज दैट। थर्ड लॉ क्या है? एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एज सिंपल। अब सेकंड लॉ बचा था। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ बोलता है कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बस खत्म, है ना। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको कैसे लिखेंगे? मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? मोमेंटम का सिंबल होता है पी, फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ, और टाइम का सिंबल क्या होता है? टी। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, पढ़ा था ना ये हमने डेरिवेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ये अंडरस्टूड ही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये है बस न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम चीज बोली ना मैंने। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का बेसिकली कुछ नहीं होता है, एम इंटू वी होता है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो किसी दो बॉडी में से एक बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है दूसरी के मुकाबले, तो उसका क्या ज्यादा हो सकता है? अब देखो उसका क्या हो सकता है। अब ज्यादा तो उसका मास ज्यादा हो सकता है या उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे कि ट्रेन और बस जा रहे हैं इक्वल स्पीड से, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ट्रेन का। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना। ठीक है, और वैसे ही और एक क्या है, एक ट्रक जा रहा है भरा हुआ सामान से, ठीक है, और एक बस जा रही है ना, खाली बस जा रही है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? ट्रक का। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अगर वेलोसिटी दोनों की सेम है तो उस जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और अब मान लो कि दो कार जा रही हैं इक्वल, एक ही ब्रांड की, है ना, सेम। ठीक है, मान लो दो ऑल्टो कार जा रही है। ठीक है, एक की स्पीड ज्यादा है एक की कम है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, चलो, तो अब फोर्स क्या होगी? फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा पी को कैसे लिखेंगे? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, अब ये चीज कब हो, क्या इसका मतलब क्या होता था जब ऐसे लिखते थे इसको? इसको बोलते थे एवरेज फोर्स, है ना। दो चीज होती थी ना, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कैसे चेंज करते थे? जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो जाता था तो वो क्या बन जाता था? इस चीज को क्या लिख देते थे हम? डीपी बाई डी टी, है ना। तो जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूं ना, जब एकदम बस छोटा सा टाइम इंटरवल निकला 0.00001 सेकेंड का, है ना, तो इसलिए उसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, जब क्योंकि डेल्टा टी बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो ये हमारे काम आएगा फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। ठीक है, अब डीपी, अब पी को कैसे लिख सकता हूं? एम वी, है ना। अब मास तो हमेशा सेम है ना, तो मास तो बाहर आ जाएगा क्योंकि, ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डेरिवेटिव को तो सेम रहता है। इसको बाहर ले रहा हूं तो ये क्या बन गया? एम डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी क्या होता है? बहुत सिंपल है यार। डीवी बाई डी टी क्या होता है? एम ए एक्सेलरेशन इंटू मास। ठीक है, तो फोर्स क्या बन गई मेरी किसी भी इंस्टेंट पे? एम इंटू ए। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ।
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। या तो ऐसे बोल दो, या बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस। एक ही बात है, ठीक है। या तो बोल दो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एफ नेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। खत्म, लॉज खत्म न्यूटन के। अब सारी फिजिक्स इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये लॉज कहीं वायलेट नहीं होते, ये यूनिवर्सल लॉज है, ठीक है। अब इसकी वेरिएशन आती रहेगी पूरे 2 साल, है ना, 11th-12th में, बट बेसिक लॉज यही चलेंगी सब जगह। तो चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं ना, एग्जांपल से समझ आती हैं चीजें। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी कि ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, कभी ऐसा जाता है, कभी ऐसा जाता है, कभी इधर जा रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, 4 kg उसका वेट है। कह रहा है उसकी इक्वेशन दे दी है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कुछ भी कह लो, एक्स इज इक्वल टू 2t² प्लस माइनस 3t प्लस 2। जो t क्या है इसमें, टाइम है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 पे कहाँ पे होगा, ये 0 पुट करेंगे तो 2, एक्स इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। धीरे 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 इधर या इधर मूव कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि फोर्स बताओ, इस पे फोर्स कितनी हो रही है, क्योंकि इसकी मूवमेंट चेंज हो रही है ना, ये ऐसा कांस्टेंट तो जा नहीं रहा, मैंने बोल दिया। एक पर्टिकुलर इक्वेशन फोर्स फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसमें फोर्स लग रही होगी, ठीक है ना। फोर्स लग रही होगी ना, यही तो कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि जब तक फोर्स नहीं लगती तब तक नहीं वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता, ठीक है। वो चेंज कर रहा है, इसका मतलब फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स बताओ क्या है। तो अब मुझे पोजीशन वेक्टर पता है, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कैसे, dx बाई dt करके। सीधा dx बाई dt कर दो, क्या होगा 2 इंटू 2 t⁻1 -3, ये आ गया। अब इससे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, क्या होगा dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt होगा ना, तो कर दो इसको dv बाई dt। तो क्या बचा 4, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो इसका मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 4 आ गई, मास 4 है, तो फोर्स कितनी होगी उस पर, नेट फोर्स, इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 4 16, मतलब 16 न्यूटन की फोर्स लग रही है भाई उस पर। यहाँ से उसने स्टार्ट किया 0 पे, इस पे 16 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो इसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, इसका मतलब एज सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि एक ब्लॉक है 5 kg मास का, ठीक है। उस पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में, बूस्ट रहा है, उसकी एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी, है ना, ठीक है। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में बार बार आएंगी ये चीजें, है ना। अभी तक हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ी ना, तो मैं क्या, फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन इस सरफेस के अलोंग लगती है ना, ऑब्वियसली हमें पता है ना। मैं इस पे ऐसे हाथ स्लाइड करूं तो मेरे पे फ्रिक्शन लग रही है ना, है ना। मैं पेन से इस पे लिख पा रहा हूं, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहा हूं ना, ठीक है। तो लेकिन हम आइडियल सिचुएशन में मान रहे हैं कि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसे फिसल रहा है ऐसे, बस इसको कुछ नहीं रोक रहा, कोई इस पे घिसन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस मानते हैं, ये आइडियल कंडीशन है। जैसे हमने मासलेस स्ट्रिंग माना था, फ्रिक्शनलेस सरफेस मान रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है और पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, तो बना लो इसका एफबीडी क्या होगा, है ना। पहली फोर्स क्या लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स 5 इंटू जी 50। दूसरी फोर्स क्या लगेगी, नॉर्मल फोर्स, लगा दी नॉर्मल फोर्स। तीसरी फोर्स क्या लगेगी, जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं फोर्स 20, बन गई एफबीडी, है ना। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन निकालनी थी, ऑब्वियसली मुझे पता है तो इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट करेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि बैलेंस आउट होंगी। तो चाहे मैं नेक्स्ट बार से जब एफबीडी बनाने के लिए लगूं, तो चाहे ये फोर्स ना लगाऊं, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे तो एक्सेलरेशन निकाल रही है ना, मुझे उसने एफबीडी बनाने के लिए तो नहीं बोला। अगर वो बोलेगा कि एफबीडी बनाओ तो ये बनेगा, अगर बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो तो ये तो आपकी साइड कैलकुलेशन रहेगी ना, है ना। तो
तो चाहे तब आप वहां पे ये मत बनाओ, लेकिन वो अंडरस्टूड है, आपको टाइम के साथ समझ आ जाएगा, है ना, कि ये इस डायरेक्शन में तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ सॉल्व भी नहीं करना मुझे, तो मुझे पता है कि इस तरफ फोर्सेस बैलेंस आउट ही होंगी, है ना। ठीक है, तो चलो अब लिख लिया, तो इसको सोल्व करते हैं। तो n इज इक्वल टू 50 हो गया ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 है इस डायरेक्शन में, तो 50 हो गया, है ना। इस डायरेक्शन में 0 नहीं है, इसमें पता चल रहा है कि एक फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगी 20। ये किसके बराबर होनी चाहिए, m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो m कितना है 5 इंटू ए, तो 5a इज इक्वल टू 20, ये आ गया। तो a कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इस तरफ मूव करेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, हो गया ना चीजें सोल्व। तो देखते हैं एक आधी और एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू गाइज।